जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि अपन चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं, उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन के अंदर गणनावाचक विश्लेषण में अपने टॉपिक चल रहे थे उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण में अपन ने उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता के प्रकार, मान्यताएं, समीकरण और पिछले वीडियो में अपन ने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध के बारे में जाना था। आज का अपना टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने कुछ बोर्ड पे 5 क्वेश्चन लिखे हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में पहले चैप्टर के छोटे छोटे 5 क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, उसके जवाब आप लोग दे रहे हैं उन्हीं टॉपिक के माध्यम से और अपनी नोट्स वाली कॉपी में भी कर रहे हैं। अब ये लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं पहले चैप्टर के, जो मैंने बोर्ड पे आज वीडियो शुरुआत में ही मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आंसर सहित लिख दिए, इनके उत्तर लिखे हुए हैं बोर्ड पे। तो आप इनको भी अपनी नोट्स वाली कॉपी में जरूर नोट करना। देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, संसाधनों के विनिधान से क्या तात्पर्य है? संसाधन मतलब साधन। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ाए थे उनमें मैंने इनकी चर्चा की थी, भूमि, पूंजी, वो अपने संसाधन है। संसाधनों के विनिधान से हमारा आशय कि किस संसाधन की कितनी मात्रा का प्रयोग प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के लिए, क्या कि कितने संसाधन की मात्रा का प्रयोग प्रत्येक वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? संसाधनों का विनिधान। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का अर्थ लिखिए, जो कि आपने टॉपिक में पढ़ा है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या सीमित संसाधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुएं सेवाओं का विवरण किसी भी अर्थव्यवस्था की क्या होती है? केंद्रीय समस्याएं होती है। फिर होता है बाजार। क्या है बाजार? एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंतःक्रिया प्रदान करती है। कि बाजार को एक ऐसी संस्था माना गया है जिसमें वो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले जो व्यक्ति बाजार में अंतःक्रिया करते हैं, व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध होता है, निर्बाध अंतःक्रिया करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? बाजार। दूसरे शब्दों में बाजार व्यवस्थाओं का एक ऐसा समुच्चय है जहां एक आर्थिक अभिकर्ता मुख्य रूप से अपने धन अथवा उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं। ये होता है बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था से क्या अभिप्राय है? संस्था को प्राय एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। तो संस्था को एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका कुछ न कुछ निश्चित उद्देश्य माना जाता है। फिर है सकारात्मक एवं आदर्शक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? सकारात्मक, ये आपके क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न क्रियाविधियां किस प्रकार कार्य करती है इसका अध्ययन करते हैं। कि क्रियाविधियां कार्य किस प्रकार से करती है, इसका अपन किस अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं? सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंदर। और जबकि आदर्शक अर्थशास्त्र में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न विधियां हमारे अनुकूल है भी या नहीं। कि आदर्शक अर्थशास्त्र में अपन ये समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थशास्त्र की विभिन्न विधियां हमारे अनुकूल है भी, हमारे अनुसार चल रही है या फिर हमारे अनुसार नहीं चल रही है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है। पहले चैप्टर के छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरे चैप्टर के छोटे क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। वही वीडियो के अंत में मैं 5 क्वेश्चन लिखूंगी, आप उनका जवाब कमेंट के माध्यम से दोगे, अपनी नोट्स वाली कॉपी में करोगे और आप इन 5 क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। फिर अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इससे पहले आप इनको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए इनको। 5 क्वेश्चन है जो कि अपना वीडियो, हर वीडियो में अपन अंत में 5 क्वेश्चन का जवाब आप देते हो। आज इन 5 क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको आंसर सहित लिख दिए। ये 5 क्वेश्चन मेरे को और इम्पोर्टेंट लगे तब इनका आंसर सहित लिख दिए। बाकी जो आपने क्वेश्चन किए छोटे छोटे वो इम्पोर्टेंट है, उनका आपने टॉपिक्स में से ही जवाब दिया है। और अपनी नोट्स वाली कॉपी में इन छोटे क्वेश्चनों को भी साथ साथ नोट्स बना के चलिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कीजिए नोट। फिर आज का अपन टॉपिक शुरू करते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम।
कर लिए होंगे नोट। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज का अपना टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में उपभोक्ता का संतुलन जैसे अपन चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करते आ रहे हैं, उपयोगिता विश्लेषण के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। गणनावाचक विश्लेषण के अंदर उपयोगिता विश्लेषण था, उसके बारे में अपन ने जानकारी ली थी। फिर पिछले वीडियो में अपन ने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध के बारे में, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में संबंध था, उसकी जानकारी ली थी। अब जो ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध अपन ने देखा, उस संबंध के दौरान आज अपना टॉपिक बनता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको कुल उपयोगिता का मीनिंग बताया था, सीमांत उपयोगिता का मीनिंग बताया था। सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि सीमांत उपयोगिता अपन कहते किसे हैं कि किसी दिए हुए समय के अंदर उपभोक्ता द्वारा वस्तु एक की इकाई का उपभोग बढ़ाने से, किसी दिए हुए समय के अंदर उपभोक्ता द्वारा वस्तु एक की इकाई का उपभोग बढ़ाने से कुल उपयोगिता में जो आने वाला परिवर्तन होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सीमांत उपयोगिता। जैसा कि मैंने बताया था कि अपन केले का उपभोग करते हैं, अपनी कुल उपयोगिता 10 थी, फिर कुल उपयोगिता बढ़ के कितनी हो गई 16। पहले अपनी सीमांत उपयोगिता 10 थी, फिर सीमांत उपयोगिता अपनी कितनी हो गई 6। कि जो ही अपन ने किसी वस्तु की इकाई के उपभोग को बढ़ाया, उपभोग को बढ़ाते ही अपन जो कुल उपयोगिता में जो आने वाला परिवर्तन है, उस परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। कि किसी दिए हुए समय के अंदर उपभोक्ता द्वारा, किसी दिए हुए समय के अंदर उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के उपभोग, एक ही वस्तु के उपभोग में जो कुल उपयोगिता, किसी दिए हुए समय के अंदर उपभोक्ता के द्वारा वस्तु एक ही इकाई का उपभोग बढ़ाने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आ जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने, TU/MU बराबर की कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन होता है उतना ही उपभोग इकाई में परिवर्तन होता है, उसको डिवाइड करने से क्या प्राप्त हो जाती है, सीमांत उपयोगिता। आज अपन अध्ययन कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। बात वही है कि किसी एक ही वस्तु द्वारा, किसी एक ही वस्तु द्वारा, एक ही वस्तु का अगर अपन ज्यादा से ज्यादा उपभोग करें, एक ही वस्तु का अगर अपन ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने के दौरान उस उपभोग की जाने वाली इकाइयों में जो सीमांत उपयोगिता है, उपभोक्ता के दौरान ज्यादा से ज्यादा इकाइयां उपभोग की जाती है और उसमें जो अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां, उसकी सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर क्या हो जाती है, घटती जाती है। अपन केले के एग्जाम्पल के अंदर अपन ने 1 2 3 4 5 6 केले का उपभोग लिया था। अपन इकाई ली थी 10 16 20 22 और 20। फिर अपनी सीमांत उपयोगिता निकली थी 10 6 4 2 0 और -2 कि 6 केले का अपन ने उपभोग किया। 6 केले के उपभोग के दौरान जो अतिरिक्त इकाई अपन बढ़ाते गए उसमें जो सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन आने वाला है, सीमांत उपयोगिता देखो उत्तरोत्तर घटती जा रही है। पहले 10 हुई, फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर बाद में लास्ट में सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो ये सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर घटती जाती है, वही अपना कौन सा नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये नियम की मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी है। आइए इस नियम की शुरुआत करते हैं कि यह नियम होता क्या है, इस नियम को क्या कहा जाता है, क्या होता है। इस नियम का प्रतिपादन किया था, नियम का प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया। इस नियम का प्रतिपादन 1854 में किसने किया था, गोसेन ने किया। इसीलिए कि सबसे पहले नियम की शुरुआत किसने की थी, गोसेन ने की थी। कब की थी, 1854 में। और जेवेंस द्वारा इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। कि जेवेंस द्वारा इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। किसके द्वारा,
जेवंस द्वारा इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता। जेवेंस द्वारा इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है और इस नियम की विस्तृत रूप से व्याख्या की थी मार्शल ने। इस नियम की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है मार्शल ने। इस नियम का प्रतिपादन 1854 में गोसेन ने किया, इसीलिए जेवेंस द्वारा इस नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है और इस नियम की विस्तृत व्याख्या की थी मार्शल ने। इसको नोट कर लेना। अब अपन पढ़ेंगे नियम का अर्थ व परिभाषा। नियम का अर्थ व परिभाषा कि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है और मार्शल के दौरान इसकी क्या परिभाषा दी गई है, इस नियम को अपन आज विस्तृत रूप से देखते हैं। तो देखिए, नियम का अर्थ और क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता नियम एक सार्वभौमिक नियम है। सीमांत उपयोगिता नियम एक सार्वभौमिक सीमांत उपयोगिता नियम एक सार्वभौमिक नियम सीमांत उपयोगिता नियम एक सार्वभौमिक नियम है। देखिए कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है। यह नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है जिसमें उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने पर अतिरिक्त उपभोग की जाने वाली इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर क्या हो जाती है, घटती जाती है। वही बात अपन केले का जो एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें अपन अपनी टीयू थी 10, 16, 20, 22 और 22, अपनी एमयू थी 10, 6, 4, 2, 0 और -2 की सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक सार्वभौमिक नियम है। इसकी भूमिका सब जगह विद्यमान है। ये नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार पर आधारित है कि उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने में, अपन केले का उत्पादन अपन ने 6 इकाइयों तक किया। अब कोई वस्तु अपन उसका उपयोग करते जाते हैं तो एक सीमा तक तो अपन उसका उपभोग बढ़ाते जाते, लेकिन एक सीमा ऐसी आ जाती है वहां पर उसका उपभोग अपने को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। जो ये अपन ने केला खाया, अपने को भयंकर भूख लगी रहती है, तब तक तो अपन एक केला खा लेते हैं। एक केले से जो अपने को संतुष्टि प्राप्त होती है वो दूसरे केले से खाने से नहीं होती। फिर तीसरा खाया, फिर चौथा खाया, फिर पांचवा खाया, फिर छठा केला खाया, लेकिन 7वें केले पे अपना उपभोग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, अपन नहीं खा सकते। तो जो ये अपन ने 6 केले का उपभोग किया तो अपनी टीयू तो बढ़ती जा रही है लेकिन उत्तरोत्तर दर से, लेकिन एमयू है 10, 6, 4। एमयू क्या हो रही है, ज्यादा से ज्यादा इकाई उपभोग करने पर जो अतिरिक्त इकाई उपभोग की जाती है उससे वस्तु की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। अब मार्शल ने इसकी क्या परिभाषा दी कि एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है, अपने एक ही वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, केले का उपभोग कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति को अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है और वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि जो केले का अपन उपभोग करते गए, जो इसमें वृद्धि प्रत्येक स्टॉक में जो वृद्धि हुई उससे जो अतिरिक्त संतुष्टि अपने को प्राप्त हो रही है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यही क्या है, यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। कि मार्शल के अनुसार, मार्शल ने इसकी परिभाषा दी थी कि फिर बाद में अपन इसमें यह बता सकते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। कि उपभोक्ता है जो अपनी अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, जो अतिरिक्त इकाइयां उसके लिए क्या होती है, कम उपयोगी होने लगती है। फिर अपन ज्यादा से ज्यादा केले का उपभोग करते रहते हैं तो फिर वो अपने लिए उपयोगी क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
जो अतिरिक्त इकाई है उसके लिए क्या हो जाती है, कम उपयोगी होने लगती है। अगर यह प्रक्रिया कुछ समय तक अगर चलती रहती है, अगर इस प्रक्रिया को आगे के लिए अगर यह प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहती है तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब तक वहां उपभोक्ता उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करने से अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करने से कुछ भी संतोष नहीं पाता है। और इस स्थिति के बाद में वो अपने उपभोग को क्या कर सकता है, उपभोग को अगर उपभोक्ता के इस स्थिति के बाद में भी अपने उपभोग को जारी करता है तो इस स्थिति से वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। देख लो, अगर उसने उपभोग किया 1 2 3 4 5 है, पहली का ही उपभोग की, फिर भी 10 आई, 10 थी, दूसरी की 16, तीसरी की 20, चौथी की 22, तीसरी की 22, पहली में 10, दूसरी में 16, तीसरी चौथी जो इसने की, ये 5वीं थी, ये 6ठी थी, तीसरी की 20, चौथी की 22, पांचवी की 22, चौथी इकाई तक तो वो उपभोग करता गया, 22 उसकी टीयू थी और एमयू उसकी 2 आ गई, लेकिन 5वीं इकाई उसने वापस उतनी टीयू की तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या आई, 0। लेकिन फिर भी वो नहीं रुका, उसने 6ठी इकाई 6ठे केले का भी उपभोग किया, तो ये तो उसकी कम होके 20 होगी, लेकिन उसकी जो सीमांत उपयोगिता थी वो कितनी होगी, -2, कितनी होगी, ऋणात्मक होगी। तो अगर उपभोक्ता इस वस्तु के बाद में भी उपभोग अपना जारी करना चाहता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो अर्थशास्त्री ने इस प्रवृत्ति को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से अभिव्यक्त किया था। तो कई अर्थशास्त्री ने इसको ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की इसके द्वारा इसको परिवर्तित किया था, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो अपन ने जो ही केले का उपभोग किया था, जैसा कि अपन इस डायग्राम के माध्यम से अपन ने 2 डायग्राम बनाए थे, जिसमें अपने कुल उपयोगिता का बनाया था और सीमांत उपयोगिता का बनाया था। जहाँ पे कुल उपयोगिता और सीमांत, जहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहां पे सीमांत उपयोगिता क्या होने लग जाती है, सीमांत उपयोगिता 0 इकाई के बराबर हो जाती है, और एक बिंदु के बाद में सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो ये थी अपने नियम का अर्थ और नियम की परिभाषा। आइए अब इस नियम की अपन मान्यताएं जानते हैं कि इस नियम की मान्यताएं क्या होती है। देखिए, देखो नियम की मान्यताएं, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है। जैसा कि अपन ने उपयोगिता में एक आपको चीज बता दूं जैसा ही अपन चैप्टर नंबर 2 शुरुआत कर रहे हैं, आपको याद करने लायक एक चीज बता देती हूँ। पहला पॉइंट तो आप हर चीज में कोई भी नियम की मान्यताएं आए या कोई भी पॉइंट आए, उस पे पहला पॉइंट तो आप इसको याद ही कर लो, ये एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा आपका कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, विवेकशील होता है। क्योंकि उपभोक्ता को पता रहता है कि उसको चीज किस प्रकार से खरीदनी है। अपन भी कोई शॉप पे जाए तो अपने को पता रहता है अपने को कौन सी वस्तु लानी है, किस हिसाब से लानी है, किस प्रकार वस्तु की ट्राई मुलाई करनी है, मोल भाव करना है। तो उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, विवेकशील होता है। और उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता होता है आर्थिक व्यक्ति। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है और उपभोक्ता को आर्थिक व्यक्ति माना जाता है। दूसरा है उपयोगिता मापनीय होती है। उपयोगिता मापनीय होती है और इसके अंदर उपयोगिता जैसा ही शुरुआत की अपन ने गणनावाचक दृष्टिकोण से, जैसे ही अपन ने शुरुआत की तो उपयोगिता को क्या बताया था, मापनीय। लेकिन गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार किसने बताया था, मार्शल और पिगू ने, कि उपयोगिता मापनीय है और इसके लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। अपन कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए अपन मुद्रा का उपयोग करेंगे। फिर उपभोग की प्रक्रिया सतत होती है, उपभोग की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। उपभोक्ता की एक मैंने पॉइंट छोड़ा था उपयोगिता की मान्यता के अंदर कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। मैंने बोला था जो ही मैं सीमांत उपयोगिता बताऊंगी तब इस पॉइंट का वर्णन करूंगी। तो जैसा ही मैंने सीमांत उपयोगिता का अर्थ बताया था कि किसी दिए हुए समय के दौरान किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करने से, किसी दिए हुए समय के अनुसार किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग, किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग बढ़ाने से जो कुल उपयोगिता में परिवर्तन आता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सीमांत उपयोगिता, वो कहलाती है एमयू। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानी जाती है। जैसे
अगर 1 रुपए के दौरान देखें तो उपयोगिता का अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो मैंने जैसे ही आपको कमीज और बुक्स का बताया था, वैसे सीमांत उपयोगिता 1 रुपए में किस प्रकार वस्तु का व्यय ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार वस्तु का मूल्य लगाया जाता है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, स्थिर होती है। इसके अंदर उपयोगिता मापनीय बताइए और मुद्रा का उपयोग किया जाता है। हाँ, कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो मुद्रा का उपयोग जरूर करेंगे, ऑब्वियसली मुद्रा का उपयोग करेंगे। उपभोग की प्रक्रिया सतत होती है, ये देख लो 1 2 3 4 5 6। उपभोक्ता की आय आदत रुचि दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होता, सही बात है। उपभोक्ता अपनी आय आदत रुचि उसके अनुसार ही चलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कुछ नियम की है मान्यताएं, नोट कर लेना इसको कॉपी में कि नियम की मान्यताएं क्या है। अब अपन करते हैं नियम के लागू होने के कारण। चलिए नोट कीजिए, नियम के लागू होने के कारण। देखिए नियम के लागू होने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नियम के लागू होने के कारण पहली चीज तो इसका ध्यान रखें, प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार नियम के 2 कारण है। नियम लागू होने के 2 कारण है, क्योंकि प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार नियम 2 कारणों से लागू होता है। पहला कारण है विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न है, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न है, इसीलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। अपूर्ण स्थानापन्न का मतलब हो गया जो एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, मतलब अपन केले का उपभोग कर रहे हैं तो इसके साथ अपन सेव का उपभोग नहीं कर सकते। अगर अपन रोटी खा रहे हैं, अगर अपने को भयंकर भूख लगी है तो रोटी खाने से अपने को जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो चावल खाने से संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो विभिन्न वस्तु एक दूसरे की क्या होती है, अपूर्ण स्थानापन्न होती है, इसीलिए एक वस्तु के उपभोग को बढ़ा दिया तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। दूसरा है विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है, कुछ आवश्यकताएं उसकी तृप्ति हो सकती है। हम किसी वस्तु का उपभोग कितना भी बढ़ाए लेकिन एक स्तर के बाद उसका उपभोग और नहीं बढ़ाया जा सकता। हम कोई वस्तु का उपभोग कितना भी बढ़ा सकते हैं लेकिन एक स्तर के बाद में अपन उस वस्तु का उपभोग नहीं बढ़ा सकते। जैसा कि अपन बता सकते हैं कि अगर अपन एक नमक का उपभोग, अगर अपन कोई सब्जी में नमक की कमी है तो उसमें अगर अपन नमक का उपभोग करें तो नमक का उपभोग अपने को क्या करना पड़ेगा, नमक का उपभोग अपने को क्या करना पड़ेगा, कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ज्यादा से ज्यादा नमक डाल नहीं सकते। एक बिंदु के बाद में अपने को नमक का उपभोग क्या करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा। तो ये 2 प्रोफेसर बोल्डिंग के 2 कारण है कि पहला विभिन्न वस्तु एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न है और विशिष्ट आवश्यकताओं की क्या हो सकती है, तृप्ति हो सकती है। और एक वस्तु का उपभोग कितना भी बढ़ाए लेकिन एक स्तर के बाद में उसका उपभोग अपने को क्या करना पड़ता है, बंद ही करना पड़ता है। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे नमक का उपभोग एक बिंदु के बाद में तो नमक का उपभोग क्या करना पड़ता है, अपने को बंद ही करना पड़ता है। तो नियम का अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, नियम की मान्यताएं पढ़ी, नियम की मान्यताएं पढ़ी अपन ने और नियम के लागू होने के कारण पढ़े। अब अपन पढ़ेंगे नियम का महत्व। चलिए अब अपन नियम का महत्व देख लेते हैं। नियम के बारे इसको आप पहले इसको नोट कर लो कॉपी में, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको नोट करते चलिए। अब नियम का महत्व है, फिर एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ में है, फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नियम का महत्व है कि उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम आदि नियमों की व्युत्पत्ति होती है। कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम द्वारा कौन सा नियम, मांग का नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम। अपना अगला टॉपिक सम सीमांत उपयोगिता नियम ही रहेगा कि इसी नियम के दौरान इस नियम में जो अपन ने पढ़ा था उसके बाद में अपन एक नया नियम पढ़ेंगे, वो है सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इसी नियम से मांग के नियम की व्युत्पत्ति होती है और इसी नियम से सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्युत्पत्ति होती है। दूसरा पॉइंट है कि इस नियम का उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। हम जानते हैं कि धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है और निर्धन के लिए क्या होती है, अधिक होती है। कि धनवान के लिए तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती है
और निर्धन के लिए क्या होती है, अधिक होती है। अतः अमीरों पर कर लगाकर उस राशि को गरीबों पर खर्च करने से सार्वजनिक कल्याण क्या हो जाता है, सामाजिक कल्याण क्या हो जाता है, बढ़ता है। कि धनवान पे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता तो कम लगाते हो, निर्धन पे अधिक होती है, तो अमीरों पे टैक्स लगाकर, अमीरों पर कर लगाकर उस राशि को गरीबों पर खर्च करने से समान सामाजिक कल्याण है, जो सार्वजनिक कल्याण है, सामाजिक कल्याण है, वो क्या होता है, बढ़ता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है हीरा पानी विरोधाभास। ये टॉपिक भी काफी अच्छा महत्वपूर्ण है नियम के महत्व में, कि पानी जो अपने जीवन के लिए क्या होता है, अति आवश्यक होता है, वो काफी क्या होता है, सस्ता होता है। और हीरा जो अपने जीवन के लिए आवश्यक नहीं होता, वो क्या होता है, काफी महंगा होता है। आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। और मैं जो जो हीरा पानी विरोधाभास बोलते जा रही हूँ, आप उसको भी नोट करते जाना। कि इस विरोधाभास को अपने को समझने के लिए पानी जो अपना जीवन के लिए काफी क्या होता है, आवश्यक होता है, उसकी कुल उपयोगिता हीरे से प्राप्त कुल उपयोगिता से क्या होती है, ज्यादा होता है। किसकी ज्यादा होती है, पानी की ज्यादा होती है। कि पानी जो जीवन के लिए अपने आवश्यक होता है, उसकी कुल उपयोगिता क्या होती है, हीरे से प्राप्त कुल उपयोगिता से क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि किसी वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, उसकी प्राप्त सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है, न कि कुल उपयोगिता पर। कि पानी जो हमारे लिए क्या होता है, ज्यादा आवश्यक होता है, जो क्या होता है, काफी सस्ता होता है, तो इसकी टीयू क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन जो टीयू पर निर्भर नहीं करता, वो किस पर निर्भर करता है, उससे जो चुकाई गई कीमत है, उससे वस्तु से जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता उस पर निर्भर करता है, न कि कुल उपयोगिता पर। तो इस पर निर्भर न करके किस पर करेगा, एमयू पर। चाहे वो सस्ता हो, लेकिन निर्भर किस पर करेगा, एमयू पर निर्भर करेगा। तो हम पानी का बहुतायत में प्रयोग करते हैं, हम पानी का बहुत प्रयोग करते हैं। और पानी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बहुत ही क्या होती है, कम होती है। पानी की जो अंतिम इकाई का अपन उपभोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अपन ने केले का उपभोग किया, तो लास्ट इकाई वाली रहती है, उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता, वही बात है, उसमें ऋणात्मक चली गई थी, इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही बात, अगर पानी अगर प्यास भयंकर, गर्मी का अभी मौसम है, उसे अगर अपने को भयंकर प्यास लगी रहती है, उस वे में अगर अपन पानी पियेंगे तो उसमें तो अपन बोतल पे बोतल पानी पी जाएंगे। लेकिन एक बार अपने संतुष्टि प्राप्त होते ही फिर पानी का अगर अपन उपभोग करें, तो जो उसकी सीमांत उपयोगिता, अपनी संतुष्टि क्या होती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः पानी की इस अंतिम इकाई के उपभोग के लिए हम बहुत ही कम कीमत देने को क्या करते हैं, अदा करते हैं। तो लास्ट में अपने को पानी, पहले तो अपन बोतल खरीदते गए तो अपन उसकी कीमत चुकाते गए, अगर अब अपनी प्यास से बुझ गई है तो अपनी अंतिम इकाई से उसके अपन क्या करेंगे, कीमत को कम को अदा करेंगे। क्योंकि पानी की सभी इकाइयां एक जैसी होती है, अपन उसकी कम अगर कीमत अदा करते हैं, बहुत ही कम कीमत चुकाते हैं, तो पानी की सारी इकाइयां क्या होती है, एक जैसी होती है। और दूसरी अन्य इकाइयों से उसकी अपन कीमत क्या होते हैं, उसकी दूसरी अन्य इकाइयों से अपन कीमत चुकाते हैं उसकी, कि पानी की जो सारी इकाइयां होती है वो एक जैसी होती है, और पानी की दूसरी अन्य इकाइयों के लिए हम कम कीमत चुकाते हैं। जबकि हीरा अपने पास बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और हीरे की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या रहती है, अधिक रहती है। और अतः इस हीरे की अंतिम इकाई के लिए अपन कीमत क्या करते हैं, अधिक अदा करते हैं। देखिए, जैसा कि आप हीरा पानी दोनों में विरोधाभास देख रहे हैं, पानी जो अपने जीवन के लिए काफी आवश्यक होता है, वो काफी क्या होता है, सस्ता होता है। और जो हीरा जो अपने जीवन के लिए आवश्यक नहीं होता, वो क्या होता है, काफी महंगा होता है। अगर पानी का अपन ज्यादा से ज्यादा उपभोग करते जा रहे हैं, तो एक बिंदु के बाद में उपभोग, जो ही अपन को प्यास लगी रहती है, अपन पानी पीते रहते हैं, फिर पानी की अपनी उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन हीरा है, हीरे की पानी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, और हीरे की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है, अधिक होती है। पानी की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के लिए अपन कीमत को क्या करते हैं, कम अदा करते हैं, और हीरे की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के लिए अपन कीमत क्या करते हैं, अधिक अदा करते हैं। तो इस प्रकार से हीरा पानी विरोधाभास है। तो आपने इसको नोट किया होगा, जैसे जैसे मैं बोलती गई वैसे भी आपने नोट किया होगा कि पानी अपने जीवन के लिए क्या होता है, पानी अपने जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, वो तो क्या होता है, काफी सस्ता होता है। और हीरा जो अपने जीवन के लिए आवश्यक नहीं होता, वो क्या होता है, काफी महंगा होता है। तो ये था अपने नियम का महत्व है। पहले में इसको मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता आदि नियम की व्युत्पत्ति होती है, इसमें सार्वजनिक वित्त में प्रयोग किया जाता है। और धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता
कम और निर्धन के लिए अधिक होती है। अमीरों पर कर लगाकर गरीबों पर खर्च करने से सामाजिक कल्याण बढ़ता है। फिर ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हीरा पानी विरोधाभास। पानी जो के लिए अपने लिए आवश्यक होता है वो काफी पानी जो जीवन के लिए अति आवश्यक वो काफी सस्ता, और हीरा जो जीवन के लिए आवश्यक नहीं वो काफी महंगा। तो ये अपना टॉपिक था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, किसने इसको गोसेन का प्रथम नियम बोला, इस नियम का अर्थ परिभाषा क्या थी, नियम की मान्यताएं क्या थी, और नियम को लागू होने के कारण किस अर्थशास्त्री ने दिए, प्रोफेसर बोल्डिंग ने। उसके अनुसार 2 कारण थे। फिर इस नियम का महत्व क्या था, और हीरा पानी और विरोधाभास, हीरा और पानी के बीच में किस प्रकार से विरोधाभास था। तो आज का अपना टॉपिक था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसको नोट कर लीजिए। अपन नेक्स्ट टॉपिक जैसे इसमें बताया था सम सीमांत उपयोगिता नियम, तो अपना अगला टॉपिक करेंगे अपन सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम के ऊपर अपन नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। उस नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन, इस पे वही बात है, इसमें अपन नियम का अर्थ पढ़ेंगे और किस प्रकार से नियम को इसमें अपन चर्चित करते हैं, किस प्रकार से नियम के अपन चर्चा करते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, आप इसको नोट्स वाली कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, आराम से पढ़िए ध्यान से, और वापस वीडियो देखने के बाद में वापस उसको नोट्स वाली कॉपी में लिख के इसका रिवीजन कीजिए, और अच्छी अच्छी राइटिंग में इसके नोट्स बनाने हैं, और वही छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रही हूँ उनको याद जरूर करने हैं। और कमेंट के माध्यम से आज तो मैंने इनके आंसर लिखवा दिए, नेक्स्ट वीडियो में जो इसी चैप्टर के मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगी उनका कमेंट के माध्यम से भी जवाब देना और अपनी कॉपी में भी उतारना। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सम सीमांत उपयोगिता नियम एवं उपभोक्ता का संतुलन। ओके स्टूडेंट, चलिए जय श्री बालाजी की। ओके, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।